हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी पहले आना था। आई एम रियली सॉरी, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बट इस वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखेंगे, राइट्स क्या होते हैं पार्टनर्स के और ड्यूटीज़ क्या होती है पार्टनर्स की, ये पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेक श्योर यू वॉच दैट पार्ट, फिर ये पार्ट देखना ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो एंड यू नो द ड्रिल। अगर नए हो चैनल पे प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना एंड कमेंट करके बता दिया करो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, सो दैट आई विल गेट टू मेक बेटर वीडियोज़ इन द फ्यूचर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो सबसे पहले देखते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कौन कौन से काइंड्स हैं। तो बेसिकली हम दो क्राइटेरिया के बेसिस पे पार्टनरशिप्स को डिस्टिंक्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ टू क्राइटेरियाज। पहला है विद रिगार्ड टू द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कितने लंबे समय तक आप किसी के साथ पार्टनरशिप मेंटेन करने वाले हो। तो इसके बेसिस पे हम फर्दर दो डिविजन्स हैं हमारे। पार्टनरशिप एट विल, अपनी मन मर्जी की पार्टनरशिप होती है ये, या फिर पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन, मतलब एक फ़िक्स ड्यूरेशन के लिए आप पार्टनर्स होते हो। अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगी, सो डोंट वरी अगर अभी समझ नहीं आ रहा है। देन आपका सेकेंड क्राइटेरिया है विद रिगार्ड्स टू द एक्सटेंड ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय द पार्टनरशिप, मतलब पार्टनर्स जो हैं वो एक साथ कितना ज़्यादा बिजनेस कैरी कर पा रहे हैं। तो इसके बेसिस पे वी हैव जनरल पार्टनरशिप, मतलब जनरल ड्यूटीज़ के लिए पार्टनर हैं, या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर ड्यूटी के लिए यू बोथ आर, और जितने भी लोग हैं वो सब पार्टनर्स हैं। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में लेकर के जाती हूँ, सो दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे। तो विद रिगार्ड्स टू ड्यूरेशन वाला हमारा पहला था पार्टनरशिप एट विल। नाम से ही समझ में आ रहा है, व्हेन फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप इफ देर इज़ नो क्लॉज अबाउट द एक्सपायरेशन ऑफ सच अ पार्टनरशिप वी कॉल इट अ पार्टनरशिप एट विल। मतलब जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आ रहे हो और अगर आपने पार्टनर बनते समय पहले से नहीं बताया कि आप कितने टाइम के लिए पार्टनर्स होने वाले हो, तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। जब आपने पार्टनरशिप फॉर्म करी तो आपने कुछ भी उस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई नहीं करा कि आपकी पार्टनरशिप एक्सपायर कब होगी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 देर आर टू कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर अ पार्टनरशिप टू बी अ पार्टनरशिप एट विल। तो सेक्शन 7 जो है इंडियन को पार्टनरशिप एक्ट का, वो कहता है कि दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए एक पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल होने के लिए। पहला होता है देर इज़ नो अग्रीमेंट अबाउट अ फिक्स पीरियड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप। ये तो मैंने आपको अभी भी पहले भी बताया कि आप दोनों के बीच में या फिर जितने भी लोग हैं उनके बीच में कोई पहले से अग्रीमेंट नहीं होगा कि हम एक फ़िक्स पीरियड के लिए पार्टनर्स हो। तो अगर आप किसी के साथ ना पार्टनरशिप में आ रहे हो और आप उससे बोल रहे हो कि देखो हम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए पार्टनर्स रहेंगे, तो ये पार्टनरशिप एट विल नहीं है। आपको पहले से फ़िक्स ड्यूरेशन नहीं बतानी है। नो प्रोविज़न विद रिगार्ड्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, साथ में कोई भी प्रोविज़न नहीं होगा जो पार्टनरशिप को डिटरमाइन कर रहा है। मतलब जब पार्टनरशिप बन रही है तो आप पहले से नहीं बताओगे कि ये किस टाइप की पार्टनरशिप आप बना रहे हो। तो जब बेसिकली अगर आप आसान भाषा में इतना समझो कि जब पार्टनरशिप बन रही होती है ना और आप उसमें कुछ भी स्पेसिफाई ना करो कि कितने समय के लिए बन रही है और कैसी पार्टनरशिप है, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। मतलब सब कुछ मर्जी का चल रहा है, मर्जी से ख़त्म हो जाएगी और अपने क्लॉजेज अपने हिसाब से चलेंगे, तो पार्टनरशिप एट विल। सो आगे भी देखिए यही कह रहा है, इफ़ देर इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स अबाउट द ड्यूरेशन और द डिटर्मिनेशन ऑफ द फर्म दिस विल नॉट बी अ पार्टनरशिप एट विल। तो अगर पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप में आते टाइम अगर अग्रीमेंट कर रहे हैं कि इतने समय के लिए पार्टनरशिप है और ऐसी ऐसी पार्टनरशिप है, सब कुछ स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो फिर ये पार्टनरशिप एट विल नहीं कहलाई जाती। एंड एक चीज़ और नोट करने वाली है, if a partnership was entered into a fixed term and continues to operate beyond this term it will become a partnership at will from the expiration of this term। इसका मतलब है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आते हो और आपने कहा कि हम 6 महीने के लिए पार्टनर्स हैं, 6 महीने आपके कंप्लीट हो गए, लेकिन उसके बाद भी आप पार्टनरशिप मेंटेन करते हो, आप उस 6 महीने का टर्म ख़त्म होने के बाद भी यू आर स्टिल ऑपरेटिंग विद दैट पर्सन, तो 6 महीने के बाद ये पार्टनरशिप जो थी फिक्स ड्यूरेशन वाली, अब वो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। मतलब आपने अपना समय पूरा कर लिया है, अब आप अपनी मर्ज़ी से ही पार्टनर हो, जब चाहो तब ख़त्म भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म। अब ये तो बहुत ही आसान है, नाम से ही समझ में आ रहा है। ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ अ पार्टनरशिप द पार्टनर्स में अग्री ऑन द ड्यूरेशन ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आ रहे हो
और आपने एग्जैक्ट ड्यूरेशन बता दी कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जितना भी है, आप उतने टाइम के लिए पार्टनर्स रहोगे, दिस वुड मीन द पार्टनरशिप वॉज क्रिएटेड फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है, आप एम्प्लॉय कर रहे हो, आप उस बंदे को पहले से एम्प्लॉय कर दे रहे हो कि हम इतने टाइम के लिए ही पार्टनर्स रहेंगे। सो ऐसी पार्टनरशिप को हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म, जिसमें आप पहले से ही ड्यूरेशन बता देते हो कि आप कितने समय के लिए पार्टनर रहने वाले हो। तो हमने अभी पहला डिस्टिंक्शन का क्राइटेरिया देखा ड्यूरेशन वाला। अब दूसरा देखते हैं विद रिगार्ड्स टू एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़, कितना ज़्यादा आप किसी के साथ बिजनेस करोगे। तो उसके बेसिस पे पहला है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब ये भी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, द पार्टनरशिप इज़ फॉर्म्ड ओनली टू कैरी आउट वन बिजनेस वेंचर। सिर्फ एक कोई काम करने के लिए अगर जो पार्टनरशिप बन रही है, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और टू कंप्लीट वन अंडरटेकिंग, सच अ पार्टनरशिप इज़ नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे आपकी फर्म में आपने किसी को असाइन किया कि आपको ये वाली क्लाइंट मीटिंग करनी है और आपने बस एक क्लाइंट मीटिंग के लिए ही उस बंदे को हायर किया है, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सिर्फ एक स्पेसिफिक काम के लिए अगर आप किसी को पार्टनर बना रहे हो, ऐसी पार्टनरशिप को वी कॉल पर्टिकुलर पार्टनरशिप। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेड वेंचर और एक्टिविटी, द पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व्ड। जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे आपने किसी को एक क्लाइंट मीटिंग के लिए पार्टनर बनाया है, तो जैसे ही वो क्लाइंट मीटिंग ख़त्म होगी, दैट मीन्स अब आपकी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो गई, क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए आपने उस बंदे को पार्टनर बनाया था। एंड दिस पार्टनरशिप इज़ कॉल्ड एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब दूसरी आपकी जनरल पार्टनरशिप, अगेन बहुत ईजी है, नाम से समझ में आ रहा है। When the purpose for the formation of the partnership is to carry out the business in general, it is said to be a general partnership. जब आप किसी को पार्टनर बनाओ जनरल बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी करने के लिए, कि डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो मैं भी संभालूंगा, तुम भी संभालोगे, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। इन जनरल पार्टनरशिप द स्कोप ऑफ द बिजनेस टू बी कैरीड आउट इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसमें आप पहले से नहीं बताते हो कि क्या क्या काम करना है, बट बेसिकली आप जनरल एक्टिविटीज़ एक दूसरे को अलॉट करते हो। सो ऑल द पार्टनर्स विल बी लायबल फॉर ऑल द एक्शंस ऑफ द पार्टनरशिप। तो जब पहले से नहीं बताया है एंड स्टिल आप अग्री करके किसी के पार्टनर बन रहे हो, तो अब कुछ भी काम होगा वो आपको करना पड़ेगा, आप बैकआउट नहीं कर सकते हो। तो जनरल पार्टनरशिप बहुत ईजी है। अगैन बेसिकली जनरल बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए पार्टनरशिप बनाई जाती है, कोई एक स्पेसिफिक काम के लिए नहीं होती, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एंड हर पार्टनर लायबल होता है वो सारे काम करने के। तो ये हम लोग ने पढ़ा था अभी काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अगेन बहुत इजी टॉपिक है, नाम से ही ज़्यादातर आपको समझ में आएगा। तो पहला है एक्टिव पार्टनर्स या फिर मैनेजिंग पार्टनर्स। नाम से सजेशन मिल रहा है ही द पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म। तो एक्टिव पार्टनर वो बंदा होगा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा फर्म में हर काम में। एन एक्टिव पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एज द नेम सजेस्ट ही टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म एंड द रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो ये वाला पार्टनर जो है वो एक्टिवली आपके पूरे बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, सारे काम जो है वो एक्टिवली करेगा। ही कैरीज ऑन द डेली बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे ये डेली एक्टिविटीज़ जाके परफॉर्म करेगा। दिस मीन्स ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड विद रिगार्ड टू ऑल ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द फर्म। तो बेसिकली ये बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो सारे पार्टनर्स डेली नहीं आते, बट एक्टिव पार्टनर आपकी फर्म में डेली आएगा, वो सारी एक्टिविटीज़ जो भी बिजनेस में हो रही हैं वो सब वही मैनेज करेगा, इसीलिए उसको मैनेजिंग पार्टनर या फिर ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं। एंड बेसिकली बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे एजेंट की तरह ये फंक्शन करेगा। अब नेक्स्ट टाइप का हमारा पार्टनर है डोरमेंट या फिर स्लीपिंग पार्टनर। अगेन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये वो पार्टनर होता है जो डेली फंक्शनिंग में फर्म की पार्टिसिपेट नहीं करता। He does not take an active part in the daily activities of the firm. He is however bound by the actions of all other partners. तो ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में आके परफॉर्म तो नहीं करेगा, मतलब डे टू डे काम नहीं करेगा आपकी फर्म के लिए, बट ही इज़ बाउंड बाय द एक्शन ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। तो जो भी दूसरे पार्टनर्स के डिसीजंस होंगे, एक्शंस होंगे, इसको उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। He will continue to share the profits and losses of the firm and even bring in his share of capital like any other partner. तो ये स्लीपिंग पार्टनर होता है, ये बस बेसिकली डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट प्रॉफिट शेयर करता है, लॉसेस शेयर करता है और इनफैक्ट कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है अपनी तरफ से। तो ये एक पार्टनर की तरह सारे काम करेगा, बट डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं आता। तो ये होता है आपका डोरमेंट या फिर स्लीपिंग पार्टनर।
अब थर्ड टाइप का आप जो पार्टनर होता है ये होता है नॉमिनल पार्टनर। देखिए ये बस एक नाम का पार्टनर होता है, मतलब ये अपना नाम लेंड कर रहा होता है फर्म को। बेसिकली ऐसा होता है कि फर्म जो है वो कभी कभी नहीं बहुत ही जाने माने बड़े बंदों से एसोसिएट कर लेती है ताकि उस फर्म की रेपुटेशन और अच्छी हो जाए उनका नाम एसोसिएट होने की वजह से। अगर आपने कोई फर्म खोली और आप दुनिया में बताओ कि अंबानी जी जो हैं वो आपके फर्म के पार्टनर हैं और अंबानी जी जो हैं वो उस बात को कंफर्म करें कि हाँ ये बात सच है, तो ऑब्वियसली आपकी फर्म की रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी, राइट। तो इन एसेंस ही इज़ ओनली लेंडिंग इज नेम टू द पार्टनरशिप। ये जो है बस अपना नाम दे रहे हैं पार्टनरशिप में। ही विल नॉट मेक एनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फर्म एंड सो ही विल नॉट हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट्स आइदर। तो अगर आपकी फर्म में अंबानी जी ने बोल दिया कि हाँ मैं इनका पार्टनर हूँ, बट वो जो है वो कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई प्रॉफिट या लॉस शेयर कर रहे हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, नॉमिनल पार्टनर। मतलब नाम के पार्टनर है, इन्होंने अपना नाम दे दिया है बस। सो दिस इज़ अ पार्टनर दैट डज नॉट हैव एनी रियल और सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। तो ये एक ऐसा पार्टनर है जिनकी कोई भी रियल या सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट नहीं है पार्टनरशिप में, ना ही उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ना ही उनकी तरफ से कोई प्रॉफिट या लॉस शेयर हो रहा है, बस वो जो है वो अपना नाम लेंड कर रहे हैं। But the nominal partner will be liable to outsiders and third parties for acts done by any other partners। लेकिन कल को अगर आपकी फर्म जो है वो कुछ करती है या फिर मीडिया में ऐसे नाम आता है, तो आउटसाइडर्स और थर्ड पार्टीज़ को जवाबदेही के लिए फिर आपका नॉमिनल पार्टनर भी लायबल हो जाएगा। अभी अंबानी जी को भी फिर वो जवाबदेही करनी पड़ेगी कि आपकी फर्म ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, आपके पार्टनर्स ने ऐसा क्यों किया। सो नॉमिनल पार्टनर जो है वो बस इतना समझिए कि अपना नाम देता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करता, प्रॉफिट या लॉस भी शेयर नहीं करता। लेकिन अगर कल को कुछ बात होती है, आपकी फर्म जो है उससे आउटसाइडर्स या थर्ड पार्टीज़ कुछ भी सवाल करते हैं, तो नॉमिनल पार्टनर इज़ ऑल्सो लायबल टू आउटसाइडर्स एंड थर्ड पार्टीज़ फॉर द एक्ट्स डन बाय एनी अदर पार्टनर्स। दूसरे पार्टनर्स या आपकी फर्म कुछ भी काम कर रही है उसकी लायबिलिटी फिर आपके नॉमिनल पार्टनर पे भी आ जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप का पार्टनर है पार्टनर्स इन एस्टॉपल। अभी ये थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो पहले इसको थोड़ा सा ऐसे बेसिक आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो समझ में आएगा। पहले तो ये समझिए कि इसको प्रिजम्पशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। मतलब एक्चुअली में पार्टनरशिप नहीं बनती है, बट बंदों के जो एक्शंस होते हैं वो ऐसा सिग्निफाई करते हैं कि हाँ ये पार्टनर्स हैं। A legal binding partnership that may occur where previously no formal agreement was in place। मैंने आपको बताया आपने किसी से कोई अग्रीमेंट नहीं किया कि आप पार्टनर्स हो, आप दो पार्टीज़ हैं, उन्होंने कभी भी अग्रीमेंट नहीं किया, कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ कि वो पार्टनर्स हैं। A person who exhibits such conduct or says words which represent or allow him to be represented as a partner in any firm becomes liable to any loans or credits that are obtained by the firm। आप लोगों ने कभी आपस में डिस्कशन तो नहीं किया कि आप पार्टनर्स हो, लेकिन आपके एक्शंस जो थे वो ऐसा सिग्निफाई कर रहे थे कि आप पार्टनर्स हो। इसी वजह से अभी कोई भी लॉस होगा या कोई भी लोन आएगा आपकी फर्म पे, तो जो बंदा आपसे अग्रीमेंट नहीं किया था कि वो आपका पार्टनर है उसको भी वो भरपाई करनी पड़ेगी। कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, डोंट वरी, एग्जाम्पल लेती हूँ, समझ में आएगा। तो दो लोग हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी आर रोड साइड वेंडर्स हु सेल कॉफ़ी फ्रॉम द सेम कार्ट। हमारे पास दो लोग हैं, एक बंदा ए है एक बंदा बी है, दोनों ही सड़क किनारे कॉफ़ी बेचते हैं और सेम कार्ट से कॉफ़ी बेचते हैं। दे स्प्लिट एनी प्रॉफिट्स दे अर्न इवनली एंड मेक जॉइंट मैनेजमेंट लाइक डिसीजंस अबाउट द कॉफ़ी कार्ट even though they never refer to themselves as partners nor have any agreement stating as much। सो देखो बच्चों, उन्होंने कभी आपस में अग्रीमेंट नहीं करा कि हम पार्टनर्स हैं, कभी ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं करा कि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, हम पार्टनर्स हैं, लेकिन वो जो हैं एक ही कार्ट से रोड के किनारे कॉफ़ी बेच रहे हैं। जो भी प्रॉफिट उनको डेली का हो रहा है वो आपस में आधा आधा बांट ले रहे हैं और जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो एक साथ ले रहे हैं। हालांकि कॉन्शियसली उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया कि वो पार्टनर्स हैं, बट अनकॉन्शियसली वो पार्टनर जैसा बिहेव कर रहे हैं। However, despite never referring to themselves as partners or having a partnership agreement, they have in fact unintentionally formed a partnership। तो बिना उन्होंने कुछ फॉर्मल पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बिना किसी प्रॉपर डिसीजन के उन्होंने अनइंटेंशनली पार्टनरशिप फॉर्म कर ली। उन्होंने आपस में कभी स्पेसिफाई नहीं करा कि वो पार्टनर्स हैं, लेकिन उनके जो एक्शंस थे वो डेली साथ में काम कर रहे थे, जितना प्रॉफिट आ रहा था उसको स्प्लिट कर रहे थे, सारे डिसीजन साथ में ले रहे थे।
तो उन्होंने क्या किया, अनइंटेंशनली एक पार्टनरशिप फॉर्म कर ली। तो अभी क्या होगा, अगर बाद में कल को इनमें आपस में कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ लड़ाई होती है, कुछ भी मसला होता है और ये कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट जो है वो इनको एज पार्टनर्स ट्रीट करेगी रादर दैन एज समवन हु हैड नॉट फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप एंड वाज वर्किंग टुगेदर। तो कोर्ट जो है वो कहेगी आपके सारे एक्शंस जो हैं वो ये शो कर रहे हैं कि यू पीपल आर पार्टनर्स, इसीलिए वी विल कंसिडर यू एज पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। मतलब अनइंटेंशनली आपने पार्टनरशिप फॉर्म करी, आप फॉर्म नहीं करना चाहते होंगे वो भी बात ठीक है, पर आपके एक्शंस जो हैं वो ये शो कर रहे हैं कि आप एक्चुअल में पार्टनर्स हो, इसीलिए फिर कोर्ट उसी बेसिस पे डिसीजन लेगी। एक बार वापस से अपने डेफिनेशन पे आते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसको प्रिजम्पशन ऑफ पार्टनरशिप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में पार्टनरशिप नहीं बन रही है, बट आपके एक्शंस जो हैं वो ऐसा शो कर रहे हैं कि आप पार्टनर्स हो, तो कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम कर लेगा कि सिंस यू बोथ आर एक्टिंग लाइक पार्टनर्स, तो आप पार्टनर्स हो। तो अ लीगल बाइंडिंग पार्टनरशिप दैट में अकर वेयर प्रीवियसली नो फॉर्मल पार्टनरशिप अग्रीमेंट वॉज इन प्लेस। मतलब अब आपके ऊपर लॉफुली पार्टनरशिप इम्पोज कर दी कोर्ट ने, जब आपके ऊपर दिक्कत आई, आप कोर्ट गए, तो कोर्ट ने आपके एक्शंस देखे, आपके वर्ड्स देखे, आपके कंडक्ट्स देखे, आपका बिहेवियर देखा कि आप दोनों एक दूसरे से बिना पार्टनरशिप के भी पार्टनर्स की तरह एक्ट कर रहे हो, तो कोर्ट ने लीगली आपके ऊपर पार्टनरशिप बाइंड कर दी, ऑल्दो आपने कोई भी फॉर्मल पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं किया था। सो आई होप पार्टनरशिप इन एस्टॉपल अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पार्टनरशिप पे आते हैं, विच इज़ पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस पार्टनर विल ओनली शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ही विल नॉट बी लायबल फॉर एनी लायबिलिटीज़। ये वो वाला पार्टनर होता है जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है, कोई भी नुकसान या लायबिलिटी का ये वो नहीं होता भरपाई करने वाला। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड इज़ ऑल्सो लायबल टू द थर्ड पार्टीज़ लाइक अदर पार्टनर्स। तो ये बंदा कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा और थर्ड पार्टीज़ के लिए लायबल भी होगा। अगर कुछ भी दिक्कत होती है, थर्ड पार्टीज़ आपसे आके सवाल जवाब करते हैं, तो ये भी लायबल होगा जवाब देने का। सच पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली ये वो पार्टनर है जो कैपिटल दे रहा है, लायबिलिटी भी है इसकी थर्ड पार्टीज़ को लेकर के, बट ये सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहा है, कोई भी लॉस भोग नहीं रहा है ये फिर फर्म का। सो सच पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस। तो ये बंदे मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बेसिकली प्रॉफिट शेयर करने आ जाते हैं, बस जो भी प्रॉफिट होगा ये पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट लेने आ जाएंगे एंड कैपिटल कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और थर्ड पार्टी के लिए जवाबदेह भी होते हैं, बट कोई भी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो ये होते हैं आपके पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स। अब लास्ट है आपका माइनर पार्टनर्स। तो देखिए मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया है, अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए लॉफुली तो माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, 18 साल से नीचे के बच्चे को आप पार्टनर नहीं बना सकते हो। हाउ एवर अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप इफ़ ऑल पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट फॉर द सेम। तो माइनर जो है वो लॉफुली पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन अगर सारे पार्टनर फर्म के कंसेंट दे दें कि पार्टनरशिप की बेनिफिट हम इस माइनर को देंगे, तब फिर माइनर जो है वो उसकी बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकता है। सो अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। जितनी भी बेनिफिट्स बाकी पार्टनर्स को मिल रही हैं वो सब भी माइनर को मिलेंगी, बट वो टेक्निकली पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि लॉफुली अलाउड नहीं होता माइनर को पार्टनर रखना, बट हम उसको बेनिफिट्स दे सकते हैं अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट दे दें, इस बात पे सारे पार्टनर्स सहमति दे दें। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, विच इज़ राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के आपस में क्या क्या राइट होते हैं। तो आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट टॉपिक्स भी लंबे हैं, सो आई कांट हेल्प इट। तो जल्दी से मैं कोशिश करती हूँ उसको वाइंड अप करने की। तो राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या है कि पहला राइट है राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। तो ये बहुत आसान है, ईच पार्टनर हैज़ एन इक्वल राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ देयर बिजनेस। हर पार्टनर का इक्वल राइट होता है कि वो बिज़नेस का जो भी मतलब डेली बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उसमें इक्वल हक से पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट जो राइट है बहुत ईजी सा है, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हर पार्टनर का राइट होता है कि वो अपने ओपिनियंस जो भी उसके दिमाग में आ रहे हैं वो उनको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। अनदर वन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स इज़ देयर राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे अगर पार्टनर हैं, ठीक है, और उनके ओपिनियंस में डिफरेंस आने लगा, मतलब डिसएग्रीमेंट होने लगा उनमें, तो वो वोटिंग करते हैं और जो जिस भी
ओपिनियन पे मेजॉरिटी का वोट पड़ता है, फिर बाद में उसी के बेसिस पे डिसीजन होता है। मतलब वैसे ही आप 6 दोस्त बैठे हो और आपने फिर आपके बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ तो आपने वोटिंग करी, तो जैसे जिस भी बात पे ज़्यादा वोट पड़े उस बात को माना जाता है। सो पार्टनर्स बाय अ मेजॉरिटी कैन डिटरमाइन डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस। तो मेजॉरिटी जो मानती है वही माना जाता है। जैसे इलेक्शन में होता है ना, जो मेजॉरिटी चाहती है वही वाली गवर्नमेंट आती है, तो वैसा ही है यहाँ पर भी, जो मेजॉरिटी चाहती है फिर वही वाला डिसीजन लिया जाता है। थर्ड राइट जो है वो है राइट टू एक्सेस बुक्स एंड अकाउंट्स। अगेन बहुत इजी राइट है, मतलब हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा मेंटेन हो रहा है बिजनेस का, जितना भी पूरे आपके अकाउंट बुक्स हैं, वो सब कुछ वो एक्सेस कर सकता है। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट एंड कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। तो जितनी भी प्रॉपर आपने डेटा मेंटेन करा है वो हर पार्टनर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी कॉपी भी मेंटेन कर सकता है वो। दिस राइट इज़ एप्लीकेबल इक्वली टू एक्टिव एंड डोरमेंट पार्टनर्स। और ये एक्टिव और डोरमेंट पार्टनर्स दोनों पे ही एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक्टिव ही वाला पार्टनर को ये चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी ये राइट, नहीं, जो डोरमेंट है उसके लिए भी ये राइट अवेलेबल है। फिर आपका जो नेक्स्ट राइट है वो है राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। ये पहले भी मैंने पढ़ाया है कि पार्टनर्स जो हैं, जब वो पार्टनरशिप का डीड फॉर्म हो रहा था तभी उनको डिसाइड करना होता है कि किस प्रपोर्शन में वो आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। सो पार्टनर्स जनरली डिस्क्राइब इन द डीड एंड द प्रपोर्शन इन विच दे विल शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो जिस प्रपोर्शन में उन्हें शेयर करना है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। However, they have to share all the profits of the firm equally if they are not agreed on a fixed profit sharing ratio. लेकिन अगर उन्होंने किसी फिक्स रेशियो पे अग्रीमेंट नहीं करा है कि हम इस रेशियो में पैसा बांटने वाले हैं, प्रॉफिट बांटने वाले हैं, तो फिर उनको जो भी प्रॉफिट हुआ है वो सब वो इक्वली शेयर करना पड़ता है आपस में। फिर नेक्स्ट राइट है आपका राइट टू बी इंडेमनिफाइड। तो ये वही है कि जैसे अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं और बिजनेस एक्टिविटीज़ करते टाइम आपने अपनी जेब से कुछ पैसा लगाया है, तो बाद में आपका राइट बनता है कि जो बाकी पार्टनर्स हैं वो आपको आपका पैसा वापस करें। सो पार्टनर्स कैन मेक सम पेमेंट्स एंड इनकर लायबिलिटीज़ थ्रू देयर डिसीजंस इन द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस। वो बिज़नेस के दौरान ऐसा होता है ना कि कुछ पेमेंट आपको करना पड़ा या कुछ आपने भरपाई करी किसी चीज़ की। दे कैन क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम ईच अदर फॉर दीज डिसीजंस। तो ये जो भी आपने अपनी जेब से पैसा लगाया है बाद में आप उसकी इंडेमनिटी ले सकते हो बाकी पार्टनर्स से। तो ये था आपका राइट टू बी इंडेमनिफाइड। और आपका सिक्स्थ राइट है राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडवांसेस। तो देखिए जनरली पार्टनर्स को कैपिटल जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर आपने अपनी फर्म में 50,000 रुपये का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया तो जनरली यूजुअली आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि हमको इस चीज़ पे इंटरेस्ट चाहिए, तो ऐसा पेमेंट जो है वो सिर्फ प्रॉफिट से मिलता है। तो ये जो इंटरेस्ट निकलेगा वो जो आपने प्रॉफिट कमाया है सिर्फ उससे ही मिलेगा। सो पार्टनर्स जनरली डू नॉट गेट एन इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल दे कॉन्ट्रीब्यूट। इन केस दे डिसाइड टू टेक एन इंटरेस्ट सच पेमेंट मस्ट बी मेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो जनरली तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन पे, लेकिन अगर आपने आपस में आपसी सहमति से डिसाइड करा है कि आपको इंटरेस्ट चाहिए तो फिर दैट इंटरेस्ट पेमेंट विल बी मेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट कमा रहे हो सिर्फ उससे ही पेमेंट होगा वो। They can however receive interest of 6% per annum for other advances made subsequently towards the business। तो देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर आपने किसी भी दूसरे बिजनेस के काम में पैसा लगाया है तो फिर आपको उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिल सकता है, आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो यूजुअली कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आप आपस में डिसीजन ले रहे हो कि नहीं मुझे चाहिए इंटरेस्ट, तो वो प्रॉफिट से मिलेगा। और कैपिटल के अलावा अगर आप अपनी जेब से कुछ पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, देन आप उसमें 6% पर एनम के रेट पे इंटरेस्ट ले सकते हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज़ ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स अमंग्स देम। पार्टनर्स की आपस में ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली है जनरल ड्यूटीज़। तो हर पार्टनर की कुछ कुछ जनरल ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि बिज़नेस को अच्छे से कैरी ऑन करना और फेथफुल रहना और कुछ भी धोखाधड़ी नहीं करनी है और पूरा प्रॉपर जितना भी पैसा जहाँ पे भी जो लग रहा है उसका प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन सबको देनी है। सो एवरी पार्टनर हैज़ द फॉलोइंग जनरल ड्यूटीज़ लाइक कैरिंग ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन गुड। सबसे अच्छी तरह से मतलब सबका भला हो उस तरह से बिजनेस कैरी ऑन करना है। ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे से कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है, लॉयल्टी मेंटेन करनी है। रेंडरिंग ट्रू अकाउंट्स, पैसे में कुछ भी धोखाधड़ी नहीं करनी है, कुछ भी ऐसे फरेब नहीं करना है। एंड प्रोवाइडिंग फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म, और हर चीज़ जो फर्म को अफेक्ट कर रही है उसकी फुल इन्फॉर्मेशन सबको देनी है। तो ये तो आपकी जनरल ड्यूटीज़ हो गई। अब सेकंड ड्यूटी है आपकी ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर फ्रॉड।
So every partner has to indemnify the firm for losses caused to it by his fraud in the conduct of business. तो देखिए, अगर किसी पार्टनर ने कुछ भी फ्रॉड करा है तो फिर उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस चीज़ की भरपाई करेगा फर्म में वापस से. सो हर पार्टनर की ये ड्यूटी है कि फर्म को जो भी उसकी वजह से लॉसेज हुए हैं या फिर उसने जो भी फ्रॉड करा है वो उसकी भरपाई करे. थर्ड है ड्यूटी टू एक्ट डिलीजेंटली. एवरी पार्टनर मस्ट अटेंड टू हिज ड्यूटीज़ टूवर्ड्स द फर्म एज डिलीजेंटली एज पॉसिबल because his not functioning diligently affects other partners as well. तो ये पॉइंट भी बहुत आसान है. हर पार्टनर को बहुत ही अच्छे से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, क्योंकि अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो फर्म पे ही इफेक्ट करेगा ये सब कुछ ओवरऑल. तो हर पार्टनर को बहुत ज़्यादा डिलीजेंटली एक्ट करना होता है. फिर आपकी फोर्थ ड्यूटी है ड्यूटी टू यूज़ द फर्म्स प्रॉपर्टी प्रॉपरली. अगेन बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो उसकी एक एक प्रॉपर्टी आपको बहुत सिंसियरली यूज़ करनी है. कुछ भी पर्सनल यूज़ नहीं करना है और कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं करनी है. सो पार्टनर्स कैन यूज़ द फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर इट्स बिजनेस एंड नॉट फॉर एनी पर्सनल पर्पस. सो सिर्फ बिजनेस के लिए चीज़ें यूज़ करनी है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज दे ऑल ओन इट कलेक्टिवली. क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, सबकी कलेक्टिवली है. हैंस दे मस्ट बी केयरफुल वाइल यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज़. तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए और सिंसियरली फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहिए. अब फाइनली लास्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू नॉट अर्न पर्सनल प्रॉफिट्स और टू कॉम्पीट. तो हर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फर्म में कुछ भी ऐसा गलत यूज़ ना करे उसकी चीज़ों का, और कुछ भी ऐसा गलत काम ना करे जिससे उसको पर्सनल प्रॉफिट्स हो. तो आप कलेक्टिवली एक गोल के लिए वर्क कर रहे हो, पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं. सो ईच पार्टनर मस्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉमनली शेयर्ड गोल्स. जो आप सबके आपस में शेयर्ड गोल्स हैं उनके लिए वर्क करो, किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए वर्क मत करो. सो दे शुड नॉट मेक एनी पर्सनल प्रॉफिट एंड मस्ट नॉट इंगेज इन एनी कॉम्पीटिंग बिजनेस वेंचर. तो कुछ भी आपको पर्सनल प्रॉफिट नहीं करना है और साथ में किसी ऐसी फर्म के साथ टाई अप नहीं करना है जो आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो. तो आज हम लोग ने काइंड्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा है, ड्यूटीज़ और राइट्स देखे हैं पार्टनर्स के. तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.